बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सीपीसी का जो लेक्चर्स हैं उनकी सीरीज़ के आज के इस तीसरे लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे सेक्शन 15 से लेकर 26 तक का जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से पहले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ऐसे ही सेक्शन 15 से 26 तक ये जो सेक्शंस हैं इनका एक ओवरव्यू आपसे डिस्कस करूंगा आज के इस लेक्चर में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास सेक्शन 15 जो है वो है कोर्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। यहाँ पे सेक्शन 15 के अंदर वो ये कहता है कि कोर्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड कि कहता है सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, और उसके आगे उसने बहुत सारी शराइत दी हुई हैं। यानी वो ये कहता है कि कोर्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड के यानी जो आप केस दायर करते हैं इनिशियल स्टेज पे उसकी बुनियाद क्या है, किस बुनियाद के ऊपर आप ये केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। और वो है वो चूँकि पिछले 2 लेक्चर में तसलसल के साथ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि वो है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कि अगर सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो 50 मिलियन से नीचे है या 50 मिलियन तक है, तो उसकी जो इख्तियार समात है वो सिविल जज का है। और अगर ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 50 मिलियन से ऊपर है, तो ये इख्तियार समात जो है ये है डिस्ट्रिक्ट जज का। तो इसी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बुनियाद के ऊपर ये तय किया जाता है कि आपने केस जो है ये कहाँ पे फाइल करना है। और यहाँ पे कहता भी है कि सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, सेक्शन 15 क्या कहता है कि कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। यानी सिंपल बात इस सेक्शन 15 में वो ये कहता है कि जो लोवेस्ट कोर्ट होता है आपका उसके अंदर आप अपना केस दायर करते हैं। सबसे जो छोटी कोर्ट होती है, जिस तरीके से कोर्ट स्ट्रक्चर में आप लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो कोर्ट होता है वो सिविल कोर्ट होता है, उसके बाद इसी तरीके से ये ऊपर जाते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सबसे लोवेस्ट कोर्ट जो होता है उसके अंदर आप अपना केस दायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 16 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 16 कहता है कि सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है और ये नोट करने वाली बात है कि वो ये कहता है कि आपने सूट कहाँ पे फाइल करना है। सूट वहाँ पे फाइल करना है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा होगा, वाक़या होगा। यानी आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे वाक़या होती है, प्रॉपर्टी जहाँ पे मतलब होती है, वहाँ पे आप जाके ये सूट्स फाइल करते हैं उसी रेलिवेंट कोर्ट के अंदर, जो लोवेस्ट कोर्ट होता है सबसे, ऑन द बेसिस ऑफ अगेन पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो लोवेस्ट कोर्ट है सबसे जो होता है, जिसके लिमिटेशंस जिसके पास होती है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन होती है, जिसके पास इख्तियार समात होता है, तो उस अदालत के अंदर आप अपना ये केस फाइल करते हैं। सेक्शन 16 में आपको वो ये कहता है। सेक्शन 17 में क्या कहता है कि सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। ये भी एक टेक्निकल बात है और इस सेक्शन के अंदर वो ये कहता है कि सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यकीनन आपके पास होगा और होना भी चाहिए, इसलिए कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट आपने यकीनन पीछे पढ़ा होगा। और ये जो सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट कह रहा है कि अगर आपकी जो आपकी आपकी जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी है, वो एक से ज़्यादा जो कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वाक़या है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है, ये तफ़सील और ये डिटेल जो है इस सेक्शन के अंदर आपको वो बता रहा है। तो इसमें जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो ये है कि अगर एक से ज़ायद कोर्ट्स के अंदर कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के अंदर आपकी जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी है, वो वाक़या है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि जो जिस जिस कोर्ट के अंदर आप समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा है, तो वहाँ पे आप अपना केस फाइल करते हैं और केस फाइल करने के बाद उसकी प्रोसीडिंग जारी रहती है। और एंड ऑफ द डे अगर वो डिक्री होती है
ठीक है। और डिक्री होने के बाद एग्जीक्यूशन पटिशन के मरहले के ऊपर एग्जीक्यूशन पटिशन के मरहले के ऊपर क्या होता है फिर कि जो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी वाक़या होती है उसकी एग्जीक्यूशन तो हो जाती है। अब जो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आएगी तो वो डिग्री जो है वो दूसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और फिर वो कोर्ट जिसके पास वो डिग्री ट्रांसफ़र होगी फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जीक्यूशन तो उसके पास भी वही इख्तियारात होंगे मुकम्मल तौर पे कि जिस तरीके से जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है उसके पास जिस लेवल के जिस तरह के इख्तियारात मौजूद थे ऐसे ही इख्तियारात उस कोर्ट के पास भी मौजूद होंगे जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जो उसका इजरा कर रहा होगा। और उसके बाद ये सेक्शन 17 थी हमारी, सेक्शन 18 है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स और जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टेन। यानी अगर बेचैनी की कैफियत होगी, अनसर्टेन से एक खास जो आपके जहन में एक आइडिया होना चाहिए कि अनसर्टेन क्या होता है, बेचैनी होती है। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है यहाँ पे कि आप समझते हैं कि कोर्ट के अंदर मतलब उसी तसलसल के अंदर बात कर रहा है कि अगर एक से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिचुएट कर रहा है, वो वाक़या है एक से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो ऐसी सूरत में क्या होता है एक से ज़्यादा कोर्ट्स के मतलब उसकी लोकल लिमिट्स जो हैं उसमें आ रही है, तो फिर वो ये कहता है कि जिस कोर्ट के अंदर इनिशियल कोर्ट के अंदर आपने केस दायर किया होगा और उसने उस पे प्रोसीडिंग करके डिग्री पास की होगी, तो ऐसी सूरत में जो जिस तरीके से मैंने पहले कहा है कि वो डिग्री पास करने के बाद जो दूसरा कोर्ट होगा उसको फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जीक्यूशन वो डिग्री ट्रांसफ़र करेगा तो उसके पास भी सेम वही इख्तियारात होंगे जैसा कि पहले कोर्ट के पास ये इख्तियारात थे जिसने ये डिग्री पास की थी। तो एग्जीक्यूशन पटिशन के लिए जब वो वहाँ पे जाएंगे तो वो कोर्ट बाउंड है कि उस डिग्री की मंशा के मुताबिक, उस फैसले की मंशा के मुताबिक उस डिग्री पे वो क्या करेगा, उस पे अमल दरामद करवाएगा। ये आपकी सेक्शन 18 थी। सेक्शन 19 है आपकी कि सूट फॉर द कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग टू पर्सन्स। ठीक है जी, सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन्स। अच्छा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो ये कह रहा है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 19 के अंदर कि अगर कहीं पे आपके साथ कोई मतलब जिसको आप कहते हैं कि रॉन्ग बिहेवियर की वजह वजह से इंजरी, यानी इंजरी से मुराद डायरेक्टली ये नहीं होता है कि कोई अ, मतलब आपको किसी सोटी के साथ ज़ख्म पहुँचाए तो आप उसको इंजरी कहेंगे। इंजरी ये भी होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुँचाना, आपकी शख्सियत को नुकसान पहुँचाना, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना, ये सारे के सारे रॉन्ग्स में आते हैं और ये एक ब्रीच है लॉ का और ये एक आप कह सकते हैं कि ऑफेंस भी है, लॉ ब्रेकिंग भी है। इसके लिए अगरचे दीगर कानून भी मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे वो ये कहता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपके सामने रखूँगा तो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। यानी आपके साथ से भी ये एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा तो कहता ये है कि सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन्स आर मूवेबल। यानी अगर प्रॉपर्टी है, अगर सब्जेक्ट मैटर मूवेबल है और उस सब्जेक्ट मैटर की वजह से जो आप एग्रीव्ड पर्सन कंसिडर किए जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो ये कहता है कि वेयर अ सूट इज फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग डन to the person or to movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one courts and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option ऑफ द प्लेंटिफ्स इन आइदर द सेड कोर्ट्स। यानी यहाँ पे उसको क्या दे दिया गया है, ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर तो वो इनिशियल कोर्ट में जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे भी सूट कर सकता है उसके खिलाफ या फिर वहाँ पे कर सकता है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर रिजाइड कर रहा है। यानी पहली बात क्या है, सब्जेक्ट मैटर, दूसरी बात है कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे हुआ है और तीसरी बात क्या है, जहाँ पे जिससे आपको दादरसी मतलूब होती है जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे भी केस दायर किया जा सकता है अपनी कंपेंसेशन के लिए। जो आपके साथ रॉन्ग डूइंग हुई है उसकी कंपेंसेशन के लिए। ये आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर आपने पढ़ा होगा कि ये रॉन्ग जो होता है ये क्या होता है,
लॉ की ज़ुबान में। तो यहाँ पे क्या है कि वो उसके पास ये ऑप्शन है, मौजूद होता है कि वो किसी भी जगह पे केस दायर कर सकता है। सेक्शन 20 में वो क्या कहता है, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। बड़ी सिंपल बात है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो दूसरे तमाम केसेस हैं वो कहाँ पे दायर किए जाएंगे। ऑप्शन है वहाँ पे, वो कहता है कि दूसरे सारे के सारे जो केसेस हैं वो जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, डिफेंडेंट जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी ये केस दायर किए जा सकते हैं। और दूसरी बात जो उसने की है वो है कॉज ऑफ एक्शन, यानी जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ पे बिनाए दावा पैदा हुई है, वहां पे भी ये केस दायर किए जा सकते हैं। यानी जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहे हो वहां पे भी ये केस दायर किए जा सकते हैं, और जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई है ये केस वहां पे भी दायर किए जा सकते हैं। ये आपकी सेक्शन 20 कह रही है। सेक्शन 21 कहता है ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और नोट करने वाली बात है कि अगर जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के ऊपर, इख्तियार समात के पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो इनिशियल स्टेज के ऊपर, जब सिविल कोर्ट के अंदर, पहली कोर्ट के अंदर वो केस दायर हुआ है, तो वहां पे वो उस जो जुरिस्डिक्शन है उसके पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट करे, रिटन ऑब्जेक्ट करे, और उसके ऊपर कोर्ट का ओपिनियन बाज़ाब्ता तौर पे रिटन सूरत में सफ़े मिसल का हिस्सा होना चाहिए। तब जाके अगर जुरिस्डिक्शन का पॉइंट वो रिव्यू में जाके क्लेम करता है तो उसको दादरसी मिल सकती है, या अपील में अगर वो क्लेम करता है तो उसको दादरसी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने इनिशियल कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, जहां से सबसे पहले आपने अपना केस फाइल किया था, वहां पे अगर आपने जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया, रिटन ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किए, तो ऐसी सूरत में रिव्यू पिटिशन के अंदर, रिवीजन के अंदर अगर आप गए, या अपील के अंदर अगर आप गए, तो वहां पे जाके आप ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, और अगर आप करते भी हैं तो इसके ऊपर आपको कम से कम कोई दादरसी नहीं मिल सकती। अलबत्ता एक पॉइंट सिर्फ यहाँ पे मौजूद है जहां से आपको दादरसी मिल सकती है, जुरिस्डिक्शन पॉइंट के ऊपर, कि अगर जो मातहत अदालत होती है सिविल कोर्ट, वो मुकम्मल तौर पे क्या कहता है कि अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ का कत्ल हुआ हो, इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी वो फैसला दिया गया हो, इंसाफ के तकाज़ों को पसे पुष्ट डालकर कोई फैसला दिया गया हो, तो सिर्फ एक वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको जो अपीलेट फोरम है, या आप रिव्यू में गए हुए हैं, तो वहां पे जाके आपको दादरसी मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो असूल है ये है कि ये सबसे पहले जो इनिशियल कोर्ट है आपका, वहां पे आपने ये ऑब्जेक्शन रेज करने होते हैं, जुरिस्डिक्शन का जो पॉइंट होता है। चूंकि ये क्या है, जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के ऊपर जब भी आप ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाता है। और कोर्ट्स हमेशा क्या करती हैं, तीन तरह के होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तो सबसे पहले कोर्ट ये करती है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं उनको रिजॉल्व करती है, उनके ऊपर करारदाद सादर करती है। अगर कहीं पे किसी पार्टी की तरफ से भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट किया गया हो, तो ऐसी सूरत में क्वेश्चन ऑफ लॉ को पहले रिजॉल्व किया जाता है, और उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग, अगर वो सस्टेनेबल है दावा, वो सूट आपका, तो उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग बाद में की जाती है। आगे है सेक्शन 22 आपकी, पावर टू ट्रांसफर सूट विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट्स। ये भी तकरीबन वही बात है जो पीछे हमने की थी, कि अगर एक तो वो था प्रॉपर्टी, अगर एक से ज्यादा कोर्ट्स की जो लोकल लिमिट्स है उनके अंदर सिचुएट कर रही है, यहाँ पे वो ये कहता है कि सूट्स जो हैं वो आपने एक से ज्यादा कोर्ट के अंदर कर दिए हैं अगर, तो क्या होगा, पावर टू ट्रांसफर सूट विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। अगर एक से ज्यादा कोर्ट्स के अंदर सूट कर दिया गया हो, दायर कर दिया गया हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में प्रायोरिटी जो होगी, प्रेफरेंस जो होगी, वो उसको होगी जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ है, पहली बात, और दूसरी बात जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा है। ठीक है, ये बुनियादी चीज है। तो वहां पे उस केस की जो समात है वो होगी, या दरम्यान में फिर क्या होता है, एक एप्लीकेशन भी दी जाती है जिसका जिक्र उसने सेक्शन 23 के अंदर किया हुआ है, कि अगर ऐसी मतलब जब समनिंग प्रोसीजर कंप्लीट होता है, अगर एक से ज्यादा कोर्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, पार्टी बी ने पार्टी ए ने बी के खिलाफ
एक कोर्ट के अंदर भी सेम सब्जेक्ट मैटर जो है उसके हवाले से केस दायर किया हुआ है, दूसरे कोर्ट के अंदर भी उसी सब्जेक्ट मैटर का केस दायर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक कर लें, एक गाड़ी है, एक गाड़ी का केस मतलब मुजफ्फराबाद में भी हो गया, उसी गाड़ी का केस मीरपुर में भी हो गया। तो अब बात यह है कि मुजफ्फराबाद में इस वजह से हुआ कि गाड़ी मुजफ्फराबाद में है, मीरपुर में इस वजह से केस हुआ कि जो एग्रीमेंट हुआ पार्टीज के दरमियान या काज ऑफ एक्शन पैदा हुई वो मीरपुर में हुई। तो अब ऐसी सूरत में इख्तियार समाअत तो दोनों कोर्ट्स के पास मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जब समनिंग जारी होगी, समनिंग प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तो समनिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो पार्टी एग्रीव पार्टी होगी, यानी अपने आप को यानी डिफेंडेंट दूसरे लफ्जों में आप कहें, तो वो डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर रिटन ऑब्जेक्ट करेगी कि इसी नोयत का केस जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर भी मौजूद है और मीरपुर के अंदर भी मौजूद है। अब सब्जेक्ट मैटर सेम है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, तो फिर एक कोर्ट के अंदर ही सब्जेक्ट मैटर की बाबत केस चलना चाहिए। तो ऐसी सूरत में क्या होता है फिर कि जो कोर्ट्स होती हैं नॉर्मली वो ये करती हैं कि जो पार्टीज होती हैं वो एक जो सूट होता है उससे वो दस्तबरदारी इख्तियार कर लेती हैं, या फिर इसका मुतबादल तरीका ये है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज को एप्लीकेशन लिखते, उसी जो रिटन एप्लीकेशन पार्टी की होती है उसके ऊपर वो डिस्ट्रिक्ट जज को लिखते हैं, ठीक है, और रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसको लिखते हैं, और वो उसके थ्रू फिर वो सूट ट्रांसफर कर देते हैं उसी कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट के अंदर ऑलरेडी जो है वो केस चल रहा होता है उसी के अंदर, ताकि किसी भी मुतजाद करारदाद से, मुतजाद फैसले से बचा जाए। और सेम केस अगर थोड़ी नेचर उसकी डिफरेंट भी है तो दोनों को क्लब करके कंसोलिडेट करके दोनों के ऊपर एक करारदाद सादर की जाती है। ऐसे कोर्ट यानी एक से ज्यादा होते तो क्या फिर क्या कहता है, ये मैंने डिस्कस कर ली है, जो सेक्शन 23 है ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि जिसमें वो ये कहता है कि टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम एपलेट कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी डिफरेंट बात वो ये कर रहा है कि मैंने बात की मुजफ्फराबाद और मीरपुर की, तो ज़ाहिर है वो सेम एपलेट कोर्ट जो हैं उसकी अंडर तो नहीं आते, मतलब मीरपुर का डिस्ट्रिक्ट जज अलग बैठता है, मुजफ्फराबाद का डिस्ट्रिक्ट जज अलग बैठता है। तो ऐसी सूरत में वहाँ पे वो ये कर रहा है कि अगर जो सब्जेक्ट मैटर है ये, चूंकि मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की, अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, तो लेट्स सपोज कोटली का ले लेते हैं। तो कोटली की जो आप इसको कह लें कि जो लिमिट्स है, आखिरी लिमिट्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी आधी कोटली के अंदर वाक़ है, आधी पुंछ के अंदर वाक़ है, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या वो दो तहसीलों की बात कर लेते हैं, बल्कि चूंकि ये सेम वो उसने एपलेट फोरम की बात की हुई है, तो फॉर एग्जांपल तहसील सेंसा है और तहसील जो आप कह सकते हैं कोटली है प्रॉपर, ठीक है जी। अब दो तहसीलों की हदबस्त के ऊपर आधी प्रॉपर्टी एक तहसील के अंदर आती है, आधी दूसरी के अंदर आती है। अब जो सिविल कोर्ट कोटली होगा या सिविल कोर्ट सेंसा होगा, दोनों सबऑर्डिनेट हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट जज कोटली के। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो सिंपल एप्लीकेशन जिसकी मैंने बात की है वो लेंगे, और उसके बाद थ्रू वर्थी डिस्ट्रिक्ट जज जो प्रॉपर्टी मतलब जिसको वो इख्तियार समात यानी समझते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जिसको समझता है, जिसको वो ट्रांसफर करना चाहता है उसके ऊपर वो आर्डर सादर करेगा, और वो पटिशन जो है जो दावा है आपका, जो सूट है आपका, वो किसी एक सिविल जज को, या तो सिविल जज सेंसा को ट्रांसफर कर देंगे, दोनों केस वो कंसोलिडेट करके उनके ऊपर प्रोसीडिंग करके वो कंक्लूसिव ओपिनियन अपना देगा, डिक्री होगी, खारिज होगा, जो भी होगा वो आफ्टर प्रोसीडिंग होगा। तो या फिर वो ये करेंगे कि सेंसा वाला केस भी ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कोटली के अंदर। ये होता है कि टू व्हाट कोर्ट्स अप्लाई लाइज। उसके बाद सेक्शन 24 है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विदड्रॉल, यानी जनरल पावर यहाँ पे वो ये डिस्कस कर रहा है कि जो इख्तियार है पावर किसका, ट्रांसफर का या विदड्रॉल का। तो ये जनरली जो इख्तियार है ये किसका है, ये डिस्ट्रिक्ट जज का है। अगर फर्ज करते हैं ट्रांसफर केस ट्रांसफर करना है आपने, ठीक है, लोकल लेवल पे केस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका ऑब्जेक्शन है जो सिविल जज है उसके ऊपर, सिविल कोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने एप्लीकेशन देनी है डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन उसके ऊपर ग्राउंड्स लेनी है, उन ग्राउंड्स के ऊपर वो मातहत अदालत से तबसरा लेगा, उस तबसरे की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर वो क्या करेगा कि नॉर्मली ट्रांसफर हो जाते हैं, चूंकि जब पार्टीज किसी कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद कर दें तो ऐसी सूरत में उनकी जो
इत्मीनान कल्ब होता है उसकी बुनियाद के ऊपर वो केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस कोर्ट के लिए पार्टी चाहती है उस कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और ना ही ये इख्तियार होता है पार्टी के पास कि वो इंडिकेट करे कि इस कोर्ट से ट्रांसफ़र करके फ़लाँ कोर्ट के अंदर मेरा केस लगा दिया जाए, ये भी इख्तियार नहीं होता। अलबत्ता जिस कोर्ट के ऊपर वो अदम एतमाद करते हैं, वो अपना अदम एतमाद रिटन शेप के अंदर एक एप्लीकेशन में वो फॉरवर्ड करते हैं, उसके ऊपर तबसरा डिस्ट्रिक्ट जज मांगता है, और उस तबसरे की बुनियाद के ऊपर वो किसी भी जो अपने मातहत सबॉर्डिनेट अदालतें होती हैं उनके अंदर वो किसी को भी वो मुकदमा ट्रांसफ़र कर देता है। और विथड्रॉल का क्या है कि ट्रांसफ़र भी हो गया, और विथड्रॉल क्या है, विथड्रॉल अगर फॉर एग्जांपल मतलब सिविल जज है कोई भी, तो वो उसको विथड्रॉल कर सकता है अगर उसके ऊपर अदम एतमाद किया गया है, ठीक है? तो अलबत्ता वो डायरेक्टली उसको उससे जान नहीं छुड़ा सकता, वो एक मकतूब लिखेगा किसको, डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट जज को ये कहेगा कि इस पार्टी का ये ब्लेम है मेरे ऊपर। तो ऐसी सूरत में जब मेरे कोर्ट के ऊपर एतमाद ही नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में इस मुकदमे को समाअत करना जो लीगल एथिक्स हैं उनके खिलाफ है, तो ऐसी सूरत में भी ये इस विथड्रॉल की बुनियाद के ऊपर मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके आगे हैं 24 ए है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सूट, यानी इसमें ये कहता है कि जब सूट ट्रांसफ़र होता है तो उसके ऊपर डायरेक्टली एक डायरेक्शन दे दी जाती है कि आपने फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ कोर्ट में पेश होना है, आपकी ये तारीख़ भी मुकर्रर कर दी जाती है और फ़लाँ कोर्ट के अंदर आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आपने फिज़िकली अपीयर होना है या जो भी लीगल मूव्स हैं आपके अपीयरेंस के आपने वो करना है। 25 सेक्शन जो है ये ओमिटेड है, और 26 सेक्शन लास्ट वन जो आज की हमने डिस्कस करनी है, लास्ट वन सेक्शन वो कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सॉरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशन एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी सिंपल बात यह है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, अगर आपका एक मुकदमा है, आप केस करना चाहते हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कोर्ट को बताना कैसे है कि मेरा ये मसला है, ठीक है जी। तो सिंपल बात क्या है कि आपने कोर्ट को अपनी जो बात है, आप जो एग्रीड पर्सन है, तो आपने उसको बताना कैसे है, तो आपने सिंपली कैसे बताना है, आपने दावा करना है, जो भी आपका मौक़िफ़ है, कानून बड़ा वाज़ेह है, तो उस मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर जो कानून आपको बताता है दादरसी, ठीक है, उस दादरसी की बुनियाद के ऊपर आप अपना दावा फ़ाइल करते हैं, दायर करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर समनिंग प्रोसीजर होता है प्रॉपर तरीके से। ये यानी सेक्शन 26 जो है इसके अंदर वो ये बताता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट दायरी दावा, यानी आप अपना मौक़िफ़ बज़रिया दावा जो है वो कोर्ट तक पहुँचाते हैं। ये सेक्शंस जो थी आज की हमारी यानी इस लेक्चर में सेक्शन 15 से 26 तक मैंने इसका एक ओवरव्यू आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कहीं पे अगर कन्फ्यूजन है आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप फीडबैक ज़रूर देंगे, कहीं पे बेहतरी की गुंजाइश है, फिर कहता हूँ आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी जो दुनिया और आखिरत है उसको बहुत अच्छा करे और आपको स्टडी में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।